सोचिए, एक बेटा अपनी कार की छत पर फंसा है। नीचे 40 फीट गहरा बर्फीला पानी है। वो अपने पिता को कॉल करता है, कहता है पापा मुझे बचा लो, मैं डूब रहा हूँ। पिता मौके पर पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है, लेकिन कोई पानी में नहीं उतरता। पिता की आंखों के सामने बेटा मदद की भीख मांगता रहा और सिस्टम तमाशबीन बना देखता रहा। आखिरकार ठंड और पानी ने उसकी सांस छीन ली। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा के हाईटेक सेक्टर 150 की, जहां 27 साल के युवराज मेहता की मौत सिर्फ हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही भी है। आज हम आपको बताएंगे उस काली रात की पूरी कहानी, जब पुलिस देखती रही और युवराज डूबता रहा और उसके पिता के सामने लगभग 2 घंटे की लड़ाई के बाद युवराज की मौत हो गई। नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 उत्तर प्रदेश। घटना है शुक्रवार की रात करीब 1 बजे की। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ था, विजिबिलिटी लगभग 0 थी। 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता अपनी विटारा ब्रेजा कार से गुरुग्राम स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। उसका घर सेक्टर 150 के टाटा यूरेका पार्क में है। घर पहुंचने से बस कुछ ही मिनट पहले एटीएस ली ग्रैंडियोज मोड़ पर एक खतरनाक मोड़ आया। कोहरे के कारण युवराज को अंदाजा नहीं लगा कि सड़क कहां खत्म हुई और मौत का गड्ढा कहां से शुरू हुआ। सड़क किनारे कोई साइनेज नहीं था, कोई रिफ्लेक्टर नहीं था और बाउंड्री टूटी हुई थी। कार सीधे सड़क से नीचे उतरी और एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। यह बेसमेंट कोई मामूली गड्ढा नहीं था, एक बिल्डर द्वारा खोदा गया एक बेसमेंट था, जिसमें बारिश और सीवर का पानी लबालब भरा था। गहराई करीब 40 से 70 फीट बताई जा रही है। कार पानी में गिरी लेकिन पूरी तरह डूबी नहीं थी। युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरह कार की छत पर चढ़ गया। उसने गुहार लगाई लेकिन मदद की कोई आवाज नहीं आई। फिर अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया। शब्द थे, पापा मेरी गाड़ी पानी में गिर रही है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। युवराज के पिता बदहवास होकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उनका बेटा कार की छत पर बैठा है, ठिठुर रहा है और चिल्ला रहा है। खबरों के मुताबिक कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पर पहुंच गई, लेकिन यहीं से इस त्रासदी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। आरोप है कि पुलिस और दमकल कर्मी वहां खड़े रहे, लेकिन किसी ने पानी में कूदने की हिम्मत नहीं दिखाई। वजह बताई गई, पानी बहुत ठंडा था, कोहरा घना था और डर था कि नीचे लोहे के सरिये ही हो सकते हैं। तो मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात कर रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे? क्या हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुंच गया था। क्या कुछ देखा आपने? बहुत दुखद घटना है। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी। तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। लगभग कितने घंटों बाद उसको निकाला गया? 6 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फिर उसका बॉडी करीब 1 घंटा लगा रिकवर हुआ। जरा सोचिए, एक पिता किनारे पर खड़ा चीख रहा है, बेटा कड़ाके की ठंड में पानी के बीच जिंदगी की भीख मांग रहा है और वर्दी पहने बचाव दल के लोग संसाधन न होने का हवाला देकर सिर्फ देख रहे हैं। करीब 2 घंटे तक युवराज मौत से लड़ता रहा। पहले वो कार की छत पर था, फिर ठंड से हाथ पांव सुन्न पड़ने लगे और धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। जिसे बचाया जा सकता था वो सिस्टम के इंतजार में हमेशा के लिए डूब गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौनिंदर हैं जो उस रात के चश्मदीद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये घटना हुई और उस दिन रात कोहरा था तो ये कैसे यहाँ पहुंचे। मौनिंदर, आप उस रात के चश्मदीद हैं, आप सबसे पहले पहुंचे थे, आपने बहुत बचाने का प्रयास किया लेकिन युवराज नहीं बच पाया, तो क्या वजह रही? कहाँ सिस्टम फेल हो गया? हाईटेक शहर है
और तमाम जो उत्तर प्रदेश का जो मेन है वो यहीं से चलता है जी। तो क्या इस बारे में कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहूँगा जी, सबसे पहली गलती तो इसमें अथॉरिटी की है, प्राधिकरण। इस रोड को बने हुए 10-12 साल हो चुके हैं। उस टाइम जब ये रोड बना था उस टाइम मेरी एज थी लगभग 14-15 साल। जी, 14-15 साल एज थी उस टाइम पे। ये रोड बिल्कुल बराबर है और फुटपाथ देख लो, रोड की देख लो, 1 इंच भी ऊपर नहीं है रोड से फुटपाथ। क्या कोहरे में गाड़ी नहीं ताकेंगे? अब 1-2 फुट ऊपर हो तो गाड़ी टकरा के रुके तो कम से कम इतनी भीतर तो ना जाए गाड़ी। वो लड़का 12 बजे गिरा है, 11:15 बजे गिरने के बाद 1.5-2 घंटा वो लड़का जीवित रहा है। उसकी गाड़ी डूब गई। डूबने के बाद 10 मिनट बाद मैं आता हूँ। मैंने देखा क्या सिस्टम है, वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि 11-12 बजे का लड़का पड़ा हुआ, अभी 5 मिनट पहले डूबा और मैं 1:40-45 पे यहाँ आया था। अब आते हैं इस लापरवाही की क्रोनोलॉजी पर। युवराज की मौत सिर्फ उस रात की घटना नहीं है, इसकी पटकथा 10 दिन पहले ही लिख दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि ठीक इसी जगह, इसी बाउंड्री वॉल से 10 दिन पहले एक ट्रक टकराया था। दीवार टूट गई थी, लेकिन न तो बिल्डर ने उस दीवार को ठीक कराया, न ही नोएडा प्राधिकरण के किसी अधिकारी ने इस टूटी दीवार को कवर करने की जहमत उठाई। वो टूटी दीवार यमराज का द्वार बनकर खुली रही और उसी रास्ते से युवराज की कार नीचे जा गिरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है, यानी बर्फीले पानी के सदमे और डर ने उनका दिल रोक दिया। अगर बाउंड्री ठीक होती तो शायद कार टकराकर रुक जाती, अगर गड्ढे में पानी न भरा होता तो शायद चोट लगती पर जान बच जाती, और सबसे बड़ा, अगर रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाई होती तो एक पिता, एक परिवार बर्बाद होने से बच जाता। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की। इसमें एक जेई है, उनको सेवाएं समाप्त कर दी गई है प्राधिकरण स्तर से और शेष जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है साहब के स्तर से संबंधित का। सर अब तक क्या कुछ जांच में निकला है, किन कारणों से वहाँ एक्सीडेंट हुआ? और अभी प्राथमिक रूप से तो ये घटना पता चली है, उसकी शेष विस्तृत जांच की जा रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। वहाँ के रेजिडेंट्स के कई आरोप हैं, एप्लीकेशन भी दी गई है कि वहाँ लाइट्स और सिंडिकेट नहीं है, इस चीज का एक्सीडेंट हुआ है तो उसका सारा फाइल निकलवा के देख करके जांच उपरांत कार्रवाई। अब आइए इस हादसे में शिकार हुए युवराज मेहता के बारे में जान लेते हैं। युवराज मेहता बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। मां का साया 2 साल पहले उठ चुका था। बहन विदेश यूके में है। घर में वो अपने बुजुर्ग पिता का एकमात्र सहारा था। उसने अपनी मेहनत से अपना करियर बनाया था, लेकिन नोएडा के कुप्रबंधन ने सब खत्म कर दिया। हादसे के बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो प्रशासन की नींद खुली। नोएडा प्राधिकरण ने आनन फानन में एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लेकिन सवाल यही है, क्या एक जेई का सस्पेंशन युवराज को वापस ला सकता है? क्या बड़े अधिकारियों और बिल्डर मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? सेक्टर 150, जिसे नोएडा का सबसे पॉश और ग्रीन सेक्टर कहा जाता है, वहां की हकीकत ये जानलेवा गड्ढे। 2 घंटे तक एक बेटा अपने पिता को पुकारता रहा और अंत में खामोश हो गया। यह मौत ठंड से नहीं हुई, यह मौत सिस्टम की संवेदनहीनता से हुई है। वो पुलिस जो वीआईपी सुरक्षा में मिनटों में दौड़ पड़ती है, वो एक आम नागरिक को बचाने के लिए ठंडे पानी का बहाना बनाती रही। सवाल बिल्डर से भी है, बेसमेंट को खुला क्यों छोड़ा? सवाल अथॉरिटी से भी है, टूटी दीवार 10 दिन तक क्यों नहीं दिखी? और सवाल हम सब से है कि हम कैसी स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं जहां सड़क पर चलना अपनी जान हथेली पर रखने जैसा है। युवराज तो नहीं रहा, लेकिन उनके पिता, रिश्तेदार इंसाफ की राह देख रहे हैं। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश। नमस्कार।